गुड मॉर्निंग। जो अभी आपका सेमेस्टर फिफ्थ में बीए सेमेस्टर फिफ्थ में जो टॉपिक है वो है सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? किसी भी समाज के सदस्यों को, जो उसमें सदस्य मतलब जो लोग किसी सोसाइटी में हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, तो किसी भी समाज के सदस्यों को विभिन्न श्रेणियों में बांटना सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। इसका आधार, अब जो हम श्रेणियाँ बनाते हैं उसका आधार क्या होता है, क्यों कैसे श्रेणियाँ बनती हैं और कैसे किसी सोसाइटी में लोगों को बांटा जाता है श्रेणियों में, तो उसका आधार होता है जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, जन्म आधारित। ये इसके आधार होते हैं। जैसे ये एक कोई सोसाइटी है, कोई समाज है, इसमें 10 करके लोग रहते हैं, 30 लोग रहते हैं। अब हमने इन 30 लोगों को एक ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में हमने इनको बांट दिया। इनको हमने एक स्तरों में बांट दिया कि हमने इसको बोल दिया ये पहला स्तर है, स्तर में इनका स्थान दूसरा है या इनका स्थान स्तर में तीसरा है। हमने इनको स्तरों में बांट दिया और हमने ये कह दिया कि ये हमारे समाज का सामाजिक स्तरीकरण है। और इस जो आधार हमने दिया है वो आधार हमने दे दिया कि हमने मान लिया, अगर हमने जाति के आधार पर करा तो जो भारतीय समाज में जो जाति हैं, जैसे चार असल में वो वर्ण है, लेकिन चलो जाति में वो डेवलप हो गई हैं, तो हमने 4 जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में हमने इनको बांट दिया। इसी तरह से हमने धर्म के आधार पर बांट दिया। अगर हमारे समाज में हिंदू धर्म को या मुस्लिम धर्म, जिस धर्म को आगे मानते हैं, हमने उसको नंबर 1 कर दिया, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से हमने सोसाइटी को स्ट्रैटिफाइड कर दिया। फिर हमारा आता है कि इसे हम कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है। फिर आता है सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसमें सामाजिक स्तरीकरण के कौन कौन से हमारे पास सिद्धांत हैं? तो पहला जो सिद्धांत है वो है प्रक्रियात्मक सिद्धांत, फंक्शनल थ्योरी जिसे कहते हैं। उसमें प्रक्रियात्मक सिद्धांत में आपके जो मुख्य सिद्धांत जिन्होंने दिया है वो हैं पार्सन्स और डेविस और मूर, जो मुख्य हैं। बाकी और भी हैं आपके, लेकिन ये दोनों मुख्य हैं, ये तीनों। पार्सन, डेविस और मूर का कहना है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है, जो समाज में हम लोगों को स्तरों में बांट रहे हैं अलग अलग आधारों पे, वो समाज के लिए अच्छा है और वो समाज को बनाए रखने में, उसकी जो संरचना है उसको बनाए रखने में काम करता है सामाजिक स्तरीकरण। इसलिए उनका कहना है कि सामाजिक स्तरीकरण होना चाहिए समाज में। दूसरा आपके आते हैं संघर्षात्मक सिद्धांत। संघर्षात्मक सिद्धांत में आपका कार्ल मार्क्स, कोजर और डेरेंडॉर्फ आते हैं। कार्ल मार्क्स का कहना है कि इन तीनों का कहना है कि सामाजिक स्तरीकरण जो है अच्छा नहीं होता, ये समाज को तोड़ने का काम करता है, ना कि जोड़ने का काम करता है। और इनका जो आधार है जो आधार होता है वो अधिकतर वर्ग आधारित होता है कि इसमें उन्होंने वर्गों को 2 भागों में बांट दिया। एक उन्होंने बोल दिया एक अमीर वर्ग हो गया और एक उन्होंने बोला कि एक गरीब वर्ग हो गया, और इसी आधार पे जो है समाज में स्तरों में बांटा जाता है। तो वो इसको सामाजिक स्तरीकरण को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। प्रक्रियात्मक सिद्धांत वाले सामाजिक स्तरीकरण को पॉजिटिव वे में देखते हैं, लेकिन ये लोग नेगेटिव वे में देखते हैं। फिर आता है आपका तीसरा सिद्धांत, अगर हम बात करें तो वो है वेबर का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत। वेबर के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत में वेबर कहते हैं कि जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि वर्ग आधारित होता है, तो वो कह रहे हैं कि वर्ग आधारित नहीं होता, वो असल में 3 चीज़ों पे आधारित होता है। जो हम सामाजिक स्तरीकरण करते हैं वो होता है पार्टी, कास्ट और स्टेटस। उन्होंने कहा पार्टी मतलब जो आपकी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो कास्ट, जाति के आधार पर, और स्टेटस की आपका समाज में क्या स्तर है, किस स्तर में है, इसे वो परिस्थिति कहते हैं कि किस स्तर में व्यक्ति समाज में है, उसकी बाज़ार में क्या स्थिति है, उच्च स्थान में है या निम्न स्थान पे है, तो उसके आधार पर भी समाज में स्तरों में बांटा जाता है। ज़रूरी नहीं है जैसे कि कार्ल मार्क्स जैसे कह रहे हैं कि सिर्फ पैसों के आधार पर कि अमीर और गरीब होंगे, कि ऐसा नहीं होता। 3 आधार होते हैं, पार्टी, कास्ट एंड स्टेटस। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की आधार क्या क्या, फॉर्म्स क्या क्या हैं। उसमें फर्स्ट है आपका रेस एंड एथनिसिटी, जिसे प्रजाति और प्रजातीयता भी कहते हैं। रेस एंड एथनिसिटी में 3 थ्योरीज, मेनली 3 थ्योरीज हैं। फर्स्ट थ्योरी है रिस्ले की। रिस्ले का जो सिद्धांत है वो नस्ल आधारित सिद्धांत है। रिस्ले का कहना है कि
ये भी जो भी स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी में हो रहा है वो आपके रेस के ऊपर हो रहा है कि रेस के बेसिस पे हम स्टेटस में लोगों को बांटते हैं, जैसे अमीर गरीब हो गया, सॉरी जैसे वाइट एंड ब्लैक हो गया, जैसे काला गोरा है, और इंडियन सोसाइटी है चाहे वेस्टर्न सोसाइटी है, उसमें हम लोगों को उनकी रेस के हिसाब से बांटते हैं। या फिर अगर हम वाइट गोरे काले का ना देख के अगर हम अलग अलग रेसेस को देखें, जैसे मंगोलियन हो गया, इंडियन हो गया, इस आधार पे भी समाज में लोगों को बांटा जाता है, ऐसा कहना है रिस्ले का। इसी में फिर आता है आपका नाम नेस्फील्ड का। नेस्फील्ड ने व्यावसायिक सिद्धांत दिया है, ऑक्यूपेशनल थ्योरी। नेस्फील्ड व्यावसायिक सिद्धांत में उनका कहना है कि जो ये डिवीज़न हुआ है या जो स्तरों में बांटा है वो हमने इस आधार पर बांटा है कि आप कौन सा कार्य कर रहे हो। अगर आप उच्च कोटि का कार्य कर रहे हो, जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ हमारे हिंदू समाज का या भारतीय समाज का उदाहरण दे रही हूँ कि अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो हमने उसे 1 दे दिया, या ऐसा कोई काम है जो निम्न दर्जे का काम है तो हमने उसे 4 दे दिया। तो वो कह रहे हैं कि व्यवसाय के आधार पर स्तरों को बांटा जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका जाति एवं और घुरे। फिर घुरे का कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर वो समाज को बांटने की बात करते हैं। तो यही जो फिर आता है आपका जाति और वर्ग। तो यही जो रिस्ले, नेस्फील्ड, घुरे हैं, यही सब सिद्धांत आपके जाति में भी आ जाते हैं कि ये लोग कहते हैं कि जाति की उत्पत्ति किस तरह से हुई थी। उनका कहना है कि जाति की उत्पत्ति इस तरीके से हुई है कि नस्ल के आधार पर हुई, फिर राजनीति के आधार पर हुई, फिर व्यवसाय के आधार पर जाति की उत्पत्ति हुई। अब वर्ग की अगर हम बात करें कि वर्ग क्या होता है, वर्ग एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सामाजिक स्तरीकरण में इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लास का मतलब होता है कि क्लास को हम मेनली 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो उन्होंने क्लास को 2 भागों में बांटा है। एक बुर्जुआ वर्ग उन्होंने बोला और एक उन्होंने सर्वहरा बोला, प्रोलिटेरियट जिसे कहते हैं। बुर्जुआ वर्ग प्रोलेटेरिएट वर्ग या सर्वरा वर्ग गरीब वर्ग हो गया, और बुर्जुआ अमीर वर्ग हो गया। तो इसका मतलब है कि क्लास को हम या वर्ग को हम सिर्फ आर्थिक आधार पर बांटते हैं, अर्थ के आधार पर बांटते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो उच्च श्रेणी में आ जाएगा, जिसके पास कम पैसा होगा वो निम्न श्रेणी में आ जाएगा। इसके आधार पर समाज में स्तरीकरण होता है। फिर लास्ट है आपका, फिर 3rd नंबर पे है लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी। इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप जानते हैं कि भारतीय परिवेश में अगर हम बात करें तो जेंडर इनइक्वालिटी क्या है कि अभी तक ये देखा गया है कि लड़के का जन्म ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है हमारे समाज में, बजाय कि लड़कियों का जन्म। और लड़कियों के लिए जो नियम कानून है वो लड़कों के मुकाबले अधिक स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं फीमेल के लिए, और थोड़े लचीले नियम होते हैं मेल के लिए। तो इसी के आधार पर असमानता होती है। इसमें जेंडर में हम सिर्फ अगर हम आजकल तो 3rd जेंडर की बात करें, अगर हम जेंडर को स्ट्रेटा में बांटें या स्तरों में बांटें तो हम कह सकते हैं कि पुरुष का स्तर भारतीय समाज में उच्च है, फिर महिला आ गई, फिर 3rd जेंडर लास्ट में आ जाता है। फिर नेक्स्ट है निर्धनता एवं बहिष्कार या पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन। अब निर्धनता क्या होता है? निर्धनता 2 तरीके की होती है, पॉवर्टी 2 तरीके की होती है। एक होती है संपूर्ण, जिसमें आपके पास अपने लिए रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी हमारे पास नहीं होता है जब, तो वो उस तरह की गरीबी को हम संपूर्ण गरीबी कहते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। और दूसरा है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी वो गरीबी होती है जब हम अपने आप को किसी से, अगर हम तुलना करते हैं कि ए के पास अगर होंडा सिटी कार है और बी के पास ऑल्टो है तो वो उसके बी वाला ए के तुलना में गरीब हो गया या निर्धन हो गया। तो ये सापेक्ष गरीबी इस तरह की होती है कि आपके पास क्या है और दूसरे के पास क्या नहीं है, तो उसके रिलेशन में एक गरीब हो जाता है, एक अमीर हो जाता है। अब निर्धनता में इस एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि निर्धनता केवल आर्थिक आधार पर नहीं होती किंतु सामाजिक एवं मानसिक आधार भी इसका होता है। उनका कहना है कि जो हम गरीबी की बात करते हैं वो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि किसके पास अधिक पैसा है या किसके पास कम पैसा है। लोग सामाजिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी गरीब होते हैं।
ये हमें समझ में आएगा। बहिष्कार क्या होता है? एक्सक्लूजन। जब हम किसी समूह के व्यक्तियों को या किसी व्यक्ति विशेष को या किसी समूह को जब हम अपने एक विशेष समूह से अलग कर देते हैं। मान लिया कि ये एक सोसाइटी है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अब हमने इन कुछ लोगों को निकाल के इन लोगों से हमने अलग कर दिया कि ये इनके साथ जो है कोई भी उठना बैठना नहीं करेंगे। वो उसका आधार क्या होता है? जाति हो सकता है, धर्म हो सकता है, जन्म हो सकता है कि आपने किस जगह में जन्म लिया है। कुछ पर्टिकुलर लोग बोलते हैं इस जगह में जन्म लेने वालों के साथ हम रिश्ते नाते नहीं करेंगे, तो वो होता है बहिष्कार करना। जैसे जाति में बहिष्कार ये होता है कि किसी एक विशेष जाति विशेष के साथ हम रिश्ते नाते नहीं जोड़ेंगे, तो वो जातिगत बहिष्कार हो गया। अब बहिष्कार की अगर हम देखेंगे कि किस किस तरह का होता है, तो एक आर्थिक बहिष्कार हो गया। जैसे मान लिया कि इसी सोसाइटी का अगर हम उदाहरण लें, तो हमने मान लिया कि ये वाली जो लोग हैं, इन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है और इन लोगों के पास पैसा कम है, तो ज़्यादा वाले इन लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, कम रखेंगे। लेकिन या तो कम रखेंगे या तो बिल्कुल नहीं रखेंगे, एक तरह से बहिष्कार कर देंगे। तो ये क्लास या वर्ग आधारित भी हो सकता है। हाई क्लास वाले जो होते हैं वो लो क्लास वालों के साथ रिलेशनशिप में कम आते हैं, उनका एक तरह से बहिष्कार कर देते हैं। खुले रूप में बहिष्कार समाज में कम दिखाई देता है, लेकिन छिपे हुए रूप में बहिष्कार सभी समाजों में पाया जाता है। अगर हम सामाजिक बहिष्कार की बात करें, तो सामाजिक बहिष्कार जातिगत हो सकता है, स्वास्थ्य में हो सकता है। आजकल स्वास्थ्य में जैसे आप कोरोना काल में आप देख ही रहे हैं कि एक तरह से बहिष्कार ये है कि जो कंटेनमेंट जोन हो गए उनका बहिष्कार कर लिया, उसको एक तरह से अलग कर दिया मेन उससे। जन्म स्थान पे आधारित हो सकता है सामाजिक बहिष्कार की किसी एक पर्टिकुलर स्थान में जन्म लेने वालों के साथ बिल्कुल ही आप अलग तरह का व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे के साथ अलग तरह का। धार्मिक हो सकता है, अलग अलग धर्म जो हमारे देश में है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म या जैनिज़्म जो भी है, उसको एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने मान लिया, हिंदू ने बोल दिया कि हम किसी फलाना XYZ धर्म के साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, तो वो उस तरह से बहिष्कार कर दिया। फिर दूसरी तरह का बहिष्कार होता है जो अपने आप व्यक्ति दूसरों के साथ बहिष्कार करता है। जैसे मान लिया ए है और ये एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी है। अब ये एक आदमी ने इन लोगों के साथ रिश्ते नाते रखना सोचा कि नहीं, मुझे अपने आप को अलग करना है सोसाइटी से, तो मैं समाज के साथ नहीं आऊँगा किसी भी कॉन्टैक्ट में। तो वो अपने हित होते हैं या किसी आदमी का कुछ होता है जिस वजह से वो नहीं आते किसी रिलेशनशिप में। तो वो हो गया आपका, एक तो साधु हो गए, जो साधु ध्यान लगाते हैं, साधु हो गया, योगी हो गया, जिन्हें जो इन्हीं चीज़ों में रहते हैं, तो वो किसी भी समाज के किसी भी कार्य में या किसी भी चीज़ में सम्मिलित नहीं होते हैं, वो अपने आप को खुद ही बहिष्कार कर देते हैं। फिर विद्यार्थी हो गए, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स हो गए, जो सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे बहुत कम रिलेशनशिप रखते हैं और अपनी पढ़ाई में ये। फिर मानसिक रोगी हो गया, जो डिप्रेशन वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं सोसाइटी के मामलों में, तो वो अपने आप को एक तरह से बहिष्कार कर देते हैं। ये पूर्ण बहिष्कार नहीं हो सकते हैं साधु का, फिर भी हम देखते हैं कि कई जगह हो जाता है, लेकिन हो सकता है ये पूर्ण बहिष्कार नहीं होता, ये टेम्परेरी बहिष्कार होते हैं, वो आगे जाके सोसाइटी में इंक्लूड भी हो सकते हैं। तो ये था आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें हमने देखा कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, उसके सिद्धांत किस तरह के हैं, फॉर्म्स क्या हैं और उनमें किन किन ने क्या क्या सिद्धांत दे रखा है। थैंक यू।